मैं डॉक्टर शोभित वर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज बड़ा स्पेशल ओकेजन है, आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। और ये हमारे चैनल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे संस्कारधानी में 18 वर्षों से लगभग होम्योपैथी के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले डॉक्टर हर्ष राय जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर हर्ष राय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और मैं उनको ये हेल्दी डिस्कशन हम आज करेंगे, होम्योपैथी के कंसेप्ट, डिटेल्स और भी सब चीज़ें समझेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्ष राय पिछले 18 वर्षों से होम्योपैथी में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और मैं अपनी फैमिली का 3rd जनरेशन डॉक्टर हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। और सबसे पहले आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो मैं हमारे होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन को प्रणाम करना चाहूँगा और अब सभी श्रोताओं का इस चैनल में, डॉक्टर शोभित के चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 डॉक्टर हो गए। हालांकि मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ और सर एक्चुअल में डॉक्टर है। तो अब ये एक बहुत अच्छी बात है। हमने देखिए, एक तो इन्होंने बताया कि 3rd जनरेशन है, मतलब एक वो पैशन जो इनकी फैमिली में पहले से था उसको कंटिन्यू ये करते आ रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो हमारी भारतीय संस्कृति है अपने गुरु को प्रणाम करना, तो सर ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे यंगस्टर्स के लिए कि कोई भी चीज़ हम करें तो शुरुआत में अपने बड़ों का और उनका मतलब बिल्कुल स्मरण करके हम ये बात चालू करें। तो सर अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की। आज बहुत से व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनको इस बात का नॉलेज है होम्योपैथी क्या है, कैसे वर्क करता है, और कुछ यूजर्स या व्यूअर्स ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनके लिए ये नई टर्म है या बहुत ज़्यादा नहीं जानते। तो कुछ सिंगल वर्ड्स में इसको आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे कि होम्योपैथी का कंसेप्ट क्या है। होम्योपैथी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार जर्मनी में किया। जर्मनी में इन द ईयर आई थिंक 1796 में उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और तब से उन्होंने ये चाहा कि कोई ऐसी पैथी होनी चाहिए जो माइल्ड हो, जेंटल हो और क्विक रिजल्ट देती हो। तो होम्योपैथी का जो बेसिक सिद्धांत है जिस पे वो वर्क करती है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। जो भी होम्योपैथी की दवाइयां होती है उनकी जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होती है। जैसे एलोपैथी में जो प्रूविंग होती है नॉर्मली वो एनिमल प्रूविंग होती है, लेकिन होम्योपैथी की जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे होती है। तो इंसान पे जब प्रूव की जाती है दवा और उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हीं को जब कोई सिक पर्सन है जब उसको दिया जाता है तो उन रिजल्ट्स, मतलब उन बीमारियों को वो का निराकरण करती है वो दवा। डॉक्टर हैनीमैन ने इनिशियल स्टेजेस में एक कुलिन मटीरिया मेडिका थी, उसमें वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। जब वो ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उन्होंने फाइंड किया कि एक चिंकोना बार्क होता है। जो चिंकोना बार्क जो रहता है वो मलेरिया लाइक सिम्टम्स देता है। तो उन्होंने जब ट्राई किया कि भाई उसको जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं तो वो मलेरिया जैसे सिम्टम दे रहा है, और जब वही दवा किसी मलेरिया के पेशेंट को दी गई तो उसने तुरंत ही उस चीज का निराकरण किया। तो वहां से सिद्धांत आया सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर या फिर लाइक क्योर लाइक्स। तो सर जो बेसिक कंसेप्ट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि मैं तो होम्योपैथी की दवाइयाँ लेता रहा हूँ बचपन से। वो मीठी गोलियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें ये आपने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया कि ये ह्यूमन पे टेस्ट होने के बाद ही मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। नॉर्मली कई जगह हम देखते हैं कि एनिमल्स पे पहले होता है फिर वो दवाइयाँ आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब होम्योपैथी के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन भी समाज में है। मैंने कई बार कुछ सुना है कि भाई इसमें स्लो मतलब आउटपुट मिलता है, या ऐसे आपके पास भी कई पेशेंट हमारे जैसे आए होंगे जिन्होंने ऐसी बात की होगी। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन पे हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने डॉक्टर शोभित ने अभी बताया कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि बहुत स्लो एक्ट करती है। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी दवाइयाँ भी जो है काफी जल्दी रिजल्ट देती हैं। पहला, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जैसे कि भाई अगर हम एक्यूट कंडीशंस में पेशेंट को दे रहे हैं या क्रॉनिक केस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से दवा का एक्शन जो या फिर टाइम ऑफ एक्शन चेंज करता है। और भाई जो एक्यूट केसेस होते हैं, जिस तरह से हम बोलें कि भाई सर्दी जुकाम का पेशेंट आया हमारे पास, या फिर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, या कोई सिर दर्द का पेशेंट आया, तो वो बहुत लंबे समय तक दवाई नहीं लेगा, उसको रिजल्ट आज चाहिए और अभी चाहिए। तो उसमें रिजल्ट जो है होम्योपैथी तुरंत देती है
और बहुत ही फास्ट, विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड्स देती है रिजल्ट। तो दोस्तों, एक आपको मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ये इसलिए नहीं कि एक पॉडकास्ट है, मेरे को भी कुछ साल पहले पथरी हुई थी और बहुत से लोगों ने सलाह दी कि ऑपरेट कराइए, बट होम्योपैथी के थ्रू ही सर मैं उसमें गया और एट द एंड ऑफ द डे मतलब मैं बहुत सेटिस्फाई था कि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा और होम्योपैथी की मेडिसिन से ही वो क्योर हो गया। तब से मेरा थोड़ा होम्योपैथी पे विश्वास और बढ़ा और फिर तो खैर कंटिन्यू ले रहे हैं, आपके टच में है ही। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि आपकी जर्नी, आपने जैसे बताया कि 3rd जनरेशन है, तो कई बार क्या होता है कि जो आज के पेरेंटिंग में होता है कि भाई हमारा बेटा ये वही चीज़ करे वही, तो ऐसा आप पे दबाव था कि आपने खुद चूज किया और मतलब अपनी थोड़ी जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मैं 3rd जनरेशन होम्योपैथ हूँ, लेकिन ऐसा मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया कि भाई तुम्हें होम्योपैथी फील्ड लेनी है। आपकी और चॉइस दी गई कि भाई आप देखिए। लेकिन सिंस चाइल्डहुड मैं देख रहा था अपनी फैमिली में ही कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ मिराकुलस रिजल्ट्स दे रही हैं, किस तरह से दादाजी ट्रीट कर रहे हैं, तो एक डोज दिया उसका पेशेंट एकदम पूरी तरह से ठीक हुआ। उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे फादर डॉक्टर अभय कुमार राय, जिन्होंने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा और काफ़ी सारे नए रिसर्चेस किए होम्योपैथी में। और उस समय भी मैंने कुछ ऐसे मिराकल्स देखे, मतलब कुछ ऐसे इनक्यूरेबल केसेस देखे जिसके लिए एलोपैथी में बोल दिया गया था कि नहीं भाई इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे मुझे एक किस्सा हमेशा याद रहता है कि आई थिंक सो उस समय 9th या 10th में रहा होगा, तो एक पेशेंट बहुत ही ऑड टाइम पे हमारे घर पे आया, खूब बेल बजाई उसने, उठ के मैंने ही दरवाजा खोला, तो फिर ही वाज क्राइंग कि भाई नहीं डॉक्टर साहब से मिलना है। मैंने बोला भाई ये टाइम नहीं उनका, तो क्लिनिक का टाइम इस टाइम पे है, उस समय मिलेंगे। बोले नहीं नहीं आज ही मिलना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये केम फ्रॉम मतलब 400-500 किलोमीटर से आया था वो किसी के साथ में ड्राइव करके। और उस पेशेंट को जो था ही वाज हैविंग गैंग्रीन। तो एक गैंग्रीन इज अ कंडीशन जिसमें कि पैर में ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर हो जाती है, जिसके कारण पैर जो है काला पड़ना चालू होता है और फिर उंगलियां काली हुई, फिर धीरे से और आगे बढ़ा वो एलोपैथी में दिखा चुका था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई घुटने के नीचे का पैर कटेगा। हाँ, नॉर्मली गैंग्रीन में एम्पुटेशन ही जो है वो ट्रीटमेंट रहता है कि भाई उसको और आगे ना बढ़ने दिया जाए, एक लेवल पे काट दिया जाए। लेकिन उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई डॉक्टर राय को दिखा दिया जाए जोधपुर में, तो उसने आके मेरे फादर को दिखाया। फादर ने ठीक है उनका ट्रीटमेंट चालू किया, देखा क्या कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन बेस्ट पॉसिबल थी उन्होंने दिया। विद इन अ मंथ वो पेशेंट खुद ड्राइव करके आया और उसका गैंग्रीन 100% ठीक हो चुका था, उसकी उंगलियां पूरी नॉर्मल हो गई थी और उसका पैर कटने से बच गया। तो दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट कि भाई अब उस समय तक मैं भी 9th-10th में था, मैं भी सोचता था कि भाई आगे मुझे कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है। तो वहां पे मेरा कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हुआ कि भाई नहीं, होम्योपैथी में ही ऐसे मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं जहाँ पे किसी की जिंदगी बच सकी, किसी का पैर कटने से बच सका। सही बात है। मतलब एक ऐसा मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि नहीं दिस इज द थिंग, मतलब मुझे ये चीज में ही आगे बढ़ना है। जी, तो ये तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया और वास्तव में आज भी वो व्यक्ति अब जब अपने पैरों पे चल रहा होगा तो हमेशा इस चीज के लिए थैंकफुल होगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बात अभी बीच में की कि आपके फादर ने इसमें रिसर्च और बहुत सी चीजें की और आए दिन होम्योपैथी में रिसर्चेस भी होती होंगी, तो इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि आजकल देखिए मेडिकल साइंसेज में हर फील्ड में बहुत रिसर्च हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, दवाइयाँ आ रही हैं। तो एज अ फ्यूचर होम्योपैथी के लिए मतलब अगर नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, नई नई चीज एलोपैथी में या किसी भी चीज़ में जी, तो होम्योपैथी के लिए एक चैलेंज भी है, कॉम्पिटिशन टाइप का भी है। तो फ्यूचर स्कोप होम्योपैथी के लिए क्या है? ये मेरा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि हमारा चैनल बहुत से यंगस्टर्स भी देखते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे हैं जो होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना कैरियर भी बनाना चाहें। तो फ्यूचर कैसा है इसका होम्योपैथी? देखिए होम्योपैथी का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ना, और होम्योपैथी जिस हिसाब से सब एडवांसमेंट्स होते चले जा रहे हैं, हम भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जैसे कि भाई डिजिटलाइजेशन, जो पहले से पेपर वर्क हुआ करता था, अब हम उसको कंप्यूटर पे सारा डेटा लेने लग गए हैं। सेकेंडली जो रिसर्चेस इंडिया में हो रही हैं, पहले वो हमें पता तो चल जाती थी, लेकिन जो अब्रॉड में रिसर्चेस हो रही हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलता था। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड से अब हमें वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलती है ना, विद इन टाइम लाइन हमें मिल जाती है वो सारी इंफॉर्मेशन भी, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है।
जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे होम्योपैथ्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है होम्योपैथी में। ओके। और जिससे पहले सिर्फ था कि भाई जो हमें सिम्टम्स मिले उसके आधार पे था, लेकिन अब साइंटिफिक बेसिस पे भी इसका रिसर्च वर्क चल रहा है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स पे भी आपको दिखाया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते थे पहले वैसे ही किए जा रहे हैं, तो उससे नए नए उसमें और एडवांसमेंट्स होते चले जा रहे हैं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही कि डिजिटल वर्ल्ड में भी हम अगर इसका यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टाइम में, तो मतलब डिजिटल वर्ल्ड के कारण जो इन्फॉर्मेशन आज जर्मनी में है वो चीज़ हमारे जबलपुर में भी हम तुरंत रन टाइम पे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जैसे जो मैंने कहा यंगस्टर्स से बात निकली, अगर वो कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको 11-12 में मेरे ख्याल से बायोलॉजी लेना पड़ता होगा। बिल्कुल। और उसके बाद वो कैसे इसमें क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, इसके बाद में जैसे होता है कि नॉर्मली आजकल नीट की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा के थ्रू ही मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलता है। वैसे ही होम्योपैथी के लिए हमें जो कोर्स करना पड़ता है दैट इज BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहलाता है। तो ये ग्रेजुएशन कोर्स है, ये 5.5 साल का कोर्स होता है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, MP में भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। सबसे पहला कॉलेज जो था होम्योपैथी का दैट वाज इन कैलकाटा। और उसके बाद अब सारे स्टेट्स में ही है काफ़ी अच्छे कॉलेजेस। फिर सेकंड इसके आगे जो हम लोग करते हैं भाई मास्टर्स डिग्री करनी होती है, हाँ, जो पीजी कहलाता है। जी बिल्कुल। तो PG डिग्री जो है दैट इज नोन एज MD इन होम्योपैथी। तो उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हो गई हैं आजकल कि भाई MD इन स्किन करना चाहें, MD मेडिसिन में करना चाहें, MD आप गायनी में करना चाहते हैं, MD ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हो गई, तो उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना MD जो किया था दैट इज फ्रॉम UK, यूनाइटेड किंगडम्स के ऑक्सफोर्ड से मैंने अपना किया MD की डिग्री। और मैंने MD इन मेडिसिन किया, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में मैंने अपना MD किया हुआ। अरे ग्रेट, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी हैं और आप अब्रॉड जाके भी सारी चीजें कर सकते हैं। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन भी था मेरा, अगर आप भी परमिशन देते हो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में एक एज अ चाइल्डहुड मैंने होम्योपैथी की दवा ली है, तो एक वो रहता है कि भाई इसमें मीठी गोलियां जो मिलती है, तो लोगों के मन में कई बार प्रश्न होता है गोलियां जो सबका मीठी रहती है, तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या रहता है? मतलब हालांकि मैंने देखा है कि शायद उसमें कुछ ड्रॉप्स या दवाइयां। बिल्कुल आपने सही डिफरेंस देखा हुआ है। जो मेन है, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो तो कॉमन ही होते हैं, है ना, लेकिन जो उसमें जो डाइल्यूशंस डलते हैं दोज आर डिफरेंट डाइल्यूशंस। कुछ प्लांट किंगडम से मेडिसिन बनी हुई हैं, कुछ एनिमल किंगडम से मेडिसिन बनी हुई हैं, कुछ मिनरल किंगडम से मेडिसिन बनी हुई हैं, और हर मेडिसिन का अलग इफेक्ट है और अलग तरह से वो एक्ट करती है। जो गोलियां हैं दीज आर जस्ट द व्हीकल्स में बोलते हैं कि भाई इट इज अ कैरियर ऑफ मेडिसिन, वो मेडिसिन को कैरी करने के लिए ही यूज किया जाता है। ओके। तो आज की जो लाइफ स्टाइल है, और इसमें हमारे कई व्यूअर्स हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज के लिए, कई चीज़ें प्रॉब्लम रहती हैं, तो इनके लिए कुछ होम्योपैथी की रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहें जो ये मतलब डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल डेज में। हाँ, डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। सबसे बेस्ट हम बोलते हैं अल्फा सिरप आता है। जी। दैट इज अ जनरल सिरप जो वीकनेस के लिए हम दे सकते हैं। सेकेंडली, जिनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसमें अपन दे सकते हैं, है ना, कमजोरी आ रही है तो दिया जा सकता है, और वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, और मेनली क्या होता है फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ओके। तो भाई हम खा तो रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं ले पाते, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके। उसके अलावा एकोनाइट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो भी एक्यूट कंडीशंस में, कभी भी एकदम सर्दी हो रही है उसमें दी जाती है। ओके। तो ऐसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो गर्मी के लिए ग्लोराइन इज अ वेरी गुड मेडिसिन। ग्लोराइन जो रहती है अगर लेके निकलते हैं तो लू लगने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, और सेकेंडली हाइड्रेटेड तो हमें रखना ही पड़ता है अपने आप को। वही गर्मी है तो पानी से ज़्यादा, गर्मी का टाइम है अभी। अच्छा, ये एक कहा जाए तो एक अच्छी बातें भी हो गई, लेकिन एक कई बार ऐसा, इतने आपका इतना लॉन्ग कैरियर है, 18-20 साल आप इस समाज की सेवा की आपने, तो इसमें कई बार अच्छे एक्सपीरियंस तो हमने डिस्कस किए, कई बार थोड़े बैड एक्सपीरियंस भी कोई आता होगा, या कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता हो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती थी या कुछ इस तरह का?
देखिए, हर पैथी का कुछ स्कोप होता है और कुछ लिमिटेशन होती है। जी जी बिल्कुल उसी बिल्कुल तरह से होम्योपैथी भी कोई अछूती नहीं रही है इस चीज के लिए। होम्योपैथी के भी कुछ स्कोप्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस है। तो हम हर पेशेंट को ठीक कर सके ऐसा नहीं है। कुछ चीजों के लिए हमें एलोपैथी में भी शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को, है ना, और कुछ चीजों के लिए हमें होम्योपैथी में हम शिफ्ट करा लेते हैं एलोपैथी से। मतलब बहुत वही चलता है, ठीक है। उसी तरह से कुछ पेशेंट्स मिले जिनको भाई हम चाहते थे कि भाई ट्रीटमेंट दे पाए, लेकिन होम्योपैथी में उस चीज के लिए नहीं था। जैसे भाई कुछ कैंसर के केसेस आ रहे हैं, कैंसर के केसेस में एडवांस स्टेजेस के केसेस आ रहे हैं, तो फिर हम उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि कैंसर में हम पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं कि भाई उसके सिम्टम्स रोक सकें, तो उस तरह से दिया जाता है ट्रीटमेंट। लेकिन बहुत एडवांस है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तो वहाँ पे ना एलोपैथी वर्क कर पाती है, ना होम्योपैथी कई बार वर्क कर पाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे और रिसर्च अभी चालू है, करी जा रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने ये चीज़ें भी बताई क्योंकि व्यूअर्स के लिए हम चाहते थे कि हर पहलू उनको समझ में आए। तो ये आपने एक चीज़ें ये भी बताई, हालांकि इसमें रिसर्च चल रही है तो आगे हो सकता है होपफुली फ्यूचर में ये चीज़ें हों। और आज एट द एंड इतना बढ़िया आपसे डिस्कशन हुआ हमारा। एक वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, क्योंकि आज तो एक व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप संदेश देना चाहते हो, आज कोई बात आप अपनी रखना चाहते हैं, सब व्यूअर्स यंगस्टर्स जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए? सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, हेल्थ इज वेल्थ। ये बहुत पुराना स्लोगन है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व योर हेल्थ, है ना, और उस हेल्थ को अगर आप प्रिजर्व रखेंगे तो आपकी आगे की बहुत सारी वेल्थ भी वो बचा लेगी। हाँ, सही बात है। और ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्राई टू टेक हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, है ना, और खाने में जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें। आज की जनरेशन जंक फूड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, लेकिन जंक फूड इट्स गुड कि भाई आप टेस्ट चेंज के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ओके। हफ्ते में एक आध दिन कंज्यूम कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। सर, मतलब आपके ये बताने से, इस मैसेज से मेरे मन में क्वेश्चन ये आया कि कुछ मोटापे के लिए भी इसके लिए कुछ आता है क्या दवा? आप समझ सकते हैं मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, होम्योपैथी में आती है दवाइयाँ। एक बहुत अच्छी दवा है फाइटोलेक्काबेरी, दैट इज गिवन फॉर जिनको वेट गेन ज्यादा हो रहा है, उन पेशेंट्स को दी जाती है। और इससे एक्चुअली होता ये है कि वो मेटाबॉलिक रेट जो है आपकी बॉडी का बढ़ाते हैं। ऐसे सिर्फ नहीं कि भाई दवा खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे, you have to work out with it, मतलब जंक फूड अवॉइड, have to keep restriction on your diet also। और थोड़ा वर्कआउट करने के साथ वो दवा खाएंगे तो मेटाबॉलिक रेट जो होती है, जो फैट की घोलने की जो क्षमता होती है, जिस स्पीड से बॉडी फैट घोलती है, वो स्पीड बढ़ जाती है। नॉर्मली हम बोले कि भाई हमने अगर आधा घंटा वर्कआउट किया तो हमारी 100 कैलोरीज बर्न हुई, तो उस दवा को कंज्यूम करेंगे तो आपकी 120-130 कैलोरीज बर्न होगी, तो वो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस। मतलब बेसिकली उसके लिए भी एक साइंटिफिक रीजन है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आज हमारे साथ जुड़े। और हम आगे भी व्यूअर्स से हम हमेशा अपने उसमें बोलते हैं कि अगर आपको होम्योपैथी से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे कि एक बार और डॉक्टर साहब को एक बार अपने चैनल पे इनवाइट करें और आपकी वो जो क्वेरीज हैं उनको लिए भी उनसे कुछ रेमेडीज और सॉल्यूशन पूछें। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शोभित जी, आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, अपने श्रोताओं से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।